बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 4 से एक टॉपिक को डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है या बाउंड्री है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि थिक इन नेचर होती है। इसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो हम कहेंगे इन द प्लांट सेल इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। तीन तरह के मैक्रो मालिक्यूल आपस में खास परसेंटेज के अंदर कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। इनमें सबसे पहले हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन की जो परसेंटेज पाई जाती है ये अप्रोक्सीमेटली 60% टू 80% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाएगी। उसके बाद सेकंड जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इसे लिपिड कहते हैं और इसकी परसेंटेज 20% से अप्रोक्सीमेटली 40% पाई जाती है। उसके बाद थर्ड हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और ये कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली 1% के करीब होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो स्ट्रक्चरल मॉडल पेश किए गए, इनमें से एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और उसके बाद दूसरा कहलाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है? ये कहता है हमारे पास लिपिड बायलेयर ये सैंडविच्ड होगी बिटवीन टू कंटिन्यूअस प्रोटीन लेयर। यानी हमारे पास यहाँ पर एक प्रोटीन की कंटिन्यूअस लेयर होगी, ये ब्लू जो आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये कंटिन्यूअस प्रोटीन की लेयर है ब्लू कलर की। इसके दरमियान ये आपको फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये ब्लैक सर्कल स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसके नीचे ये रेड टेल अटैच है, ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। यानी हमारे पास लिपिड की दो लेयर सैंडविच होंगी बिटवीन कंटिन्यूअस लेयर ऑफ प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये मॉडल प्रपोज किया था डैनियल डेवसन ने। एक दफा फिर सुन ले, ये मॉडल प्रपोज किया था डैनियल डेवसन ने। इसकी स्टेटमेंट को हम लिखेंगे तो स्टेटमेंट इसकी है द फास्फोलिपिड bilayer is sandwiched between two continuous protein layers. This is called यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो हमारे पास ब्लू कलर की ये जो लाइन आपको नजर आ रही है थिक, इसे हम कहते हैं ये प्रोटीन की लेयर है। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी ये प्रोटीन की लेयर है, ये ब्लूइश जो आपको नजर आ रही है ये वाली। उसके बाद यहाँ पर एक फास्फोलिपिड की ये लेयर है, ये दूसरी होगी, तो इसे हम कहेंगे फास्फोलिपिड बाइलेयर जो कि सैंडविच्ड है बिटवीन टू कंटिन्यूअस लेयर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद दूसरा मॉडल जो प्रपोज किया गया इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये प्रपोज किया था सेंगर ने और गर्थ निकलसन ने। अब इसकी स्टेटमेंट हमें बताती है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये क्या करते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर ये इम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर दसे होते हैं। इसमें जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है वो एक सी की तरह एक्ट करती है, वो फ्लूइड इन नेचर होती है और उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बिल्कुल उस तरह फ्लोट कर रहे होते हैं जैसे कि सी के अंदर आइसबर्ग्स। यानी अपनी फ्लूइड इन नेचर होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड लाइक वेव्स पैदा होती हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। ये मॉडल हमारे पास कहलाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसमें दो तरह के डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन पाई जाती हैं। एक प्रोटीन फास्फोलिपिड के एक एंड से दूसरे एंड तक जाती हैं, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर रन करेंगी। इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसे इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं।
उसके बाद कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो ऐसे सिर्फ सरफेस के ऊपर अटैच होती हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। इस प्रोटीन की टाइप को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या इसे पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें, हमारे पास वो प्रोटीन जो फास्फोलिपिड के एक एंड से दूसरे एंड तक रन करती है, इसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और इसे इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। उसके बाद जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन अटैच होती है, इसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ब्लैकिश आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये प्रोटीन है। उसके बाद ये फास्फोलिपिड की एक लेयर है, उसके बाद ये, तो हम लिखेंगे ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। उसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी अटैच होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अगर हार्मफुल चेंजेस आ रही हैं या हार्मफुल फैक्टर्स हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये मेम्ब्रेन इस सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को इससे प्रोटेक्ट करके रखेगी। उसके बाद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करती है। कुछ मटेरियल इस मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर जाते हैं और कुछ मटेरियल इससे बाहर आएंगे, लेकिन ये तमाम मटेरियल और मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती तो वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकें। तमाम के तमाम मटेरियल सेल के अंदर भी नहीं जा सकते और तमाम के तमाम इससे बाहर भी नहीं आ सकते। ये सेलेक्टिव इन नेचर होती है। इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, यानी कुछ चीज़ों को ये सेलेक्ट करेगी और सेलेक्ट करने के बाद या तो उसे सेल के अंदर लेके जाएगी या सेल से बाहर लेके आएगी। इस प्रॉपर्टी को हम सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज अलाउड टू पास selective substances to pass through it. This is called selectively permeable membrane. अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, चाहे सेल के अंदर है या बाहर है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं। एक को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और दूसरी को हम पैसिव कहते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स अपनी लोअर कंसंट्रेशन, अपने कम इर्तिकाज वाले इलाके से अपनी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ जाएंगे, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसमें एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, molecules from low to high concentration, और इसमें यूज होता है डियर स्टूडेंट्स एटीपी। और इसके अंदर एग्जांपल हम दे सकते हैं सोडियम और पोटाशियम पंप। तो लिखेंगे सोडियम प्लस पोटाशियम पंप। अब पंप चाहे कोई भी है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है, इसे रन करने के लिए, इसे चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे घरों के अंदर जो वाटर पंप्स लगे हुए हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की फार्म के अंदर इसे एनर्जी देते हैं, तो फिर ये वाटर को सॉइल से पुल करके ऊपर लेके आते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनमें जब सोडियम और पोटाशियम मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इन पंप्स को रन करवाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होते हैं, वो एनर्जी का इस्तेमाल किए बगैर कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करते हैं। इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल, उसके बाद गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ जाते हैं
और इसमें एनर्जी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद अगर इसकी टाइप है डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन भी सेम इसी तरह का है। इसके अंदर भी क्या होगा, डिफ्यूजन के अंदर जो गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करेंगे, ये अपने हायर कंसंट्रेशन से ये मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स अ लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर यही मूवमेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स की होगी अक्रॉस द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के अंदर हम लिखेंगे दिस इज अ मूवमेंट ऑफ water molecule across the membrane from higher concentration towards a lower concentration, this is called osmosis। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट वाली इसकी डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टी है मेम्ब्रेन की, ये किसी भी फूड पार्टिकल को या सब्सटेंस को एंडोसाइटोसिस करने की सलाहियत रखती है। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, मेम्ब्रेन सेल की अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करती है, इनफोल्ड करती है, और इनफोल्ड करने के बाद पार्टिकल को फूड वैक्यूल की फॉर्म में इनगल्फ कर लेती है। ये प्रॉपर्टी एंडोसाइटोसिस कहलाएगी। अगर डायग्रामेटिकली से हम देखना चाहे तो इसके अंदर हम लिखेंगे हमारे पास ये एक सेल है, और सेल क्या करता है, यहाँ से अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करता है, और इन्वेजिनेट करने के बाद किसी भी पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ करने की कोशिश करता है। यहाँ से मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करेंगी, जैसे ही फ्यूज करेंगी तो हमारे पास ये सेल इस फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स आ जाता है, बिल्कुल राउंडेड फॉर्म में, और इसमें जो पार्टिकल इनगल्फ किए हुए हैं वो यहाँ पर फूड वैक्यूल बना देंगे। तो ये एंडोसाइटोसिस है। अगर इस वैक्यूल को ये बाहर निकालते हैं डाइजेशन के बाद, तो फिर ये टर्म एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। एक दफा फिर सुन लें, पार्टिकल्स का सेल के अंदर आना एंडोसाइटोसिस है और इसे बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस है। अगर ये इनगल्फ्ड पार्टिकल जो इनफोल्ड करके सेल के अंदर लेके गया है ये सेल, अगर ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अगर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो ये फेगोसाइटोसिस है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर इनगल्फ पार्टिकल लिक्विड है तो ये कहलाएगा पिनोसाइटोसिस। अगर ये सॉलिड है तो इसे हम लिखेंगे फेगोसाइटोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारा टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमने इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चरल मॉडल, उसके बाद हमने इसका रोल और इसका फंक्शन देखा है। इनमें से एक चीज़ यहाँ पर सुन लें, हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स यहाँ से अक्रॉस द मेम्ब्रेन गुजरते हैं तो इनमें से जो गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सिंपली इस फास्फोलिपिड बायलेयर से डिफ्यूज करके मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जा सकते हैं। और हमारे पास ग्लूकोज के बाद हमारे पास जितने भी आयंस हैं, जो वाटर है, वो इस प्रोटीन से डियर स्टूडेंट गुजरता है। और ऐसी ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन के जरिए होती है इसे हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी ग्लूकोज, वाटर और आयंस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए प्रोटीन से गुजरेंगे, और जो गैसेस होंगे वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए फास्फोलिपिड बायलेयर से क्रॉस कर जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है और दूसरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।